नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेदसी क्लासेस में। जहां हमारा आज फिर से टॉपिक होना है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास में हमने बात की थी हमारे जो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो भी हमें उल्लेख मिला, हमने उत्तराखंड के इतिहास को देखा। हमने कुड़िंदों के बारे में जानकारी प्राप्त की, पौरवों के बारे में जानकारी प्राप्त की और कत्यूरियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमारे उत्तराखंड में जो राज शासन चलता है कुमाऊं प्रांत में, वह कौन सा था? चंदों का राजवंश। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपके लिए उत्तराखंड का एक नक्शा बना दूं जिसमें आपको पता चले कि उत्तराखंड के राज्य में किस तरीके से शासन विस्थापित हुआ था। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप उत्तराखंड को वर्तमान स्थिति में देखते हैं। और उत्तराखंड को जब आप देखते हैं तो हम उत्तराखंड को दो मंडलों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से मंडल हैं? एक हमारा कुमाऊं मंडल, दूसरा गढ़वाल मंडल। ठीक है, मंडल या मंडलों को ही संभाग कहा जाता है। ठीक है ना, आप कई स्थानों पर पढ़ेंगे संभाग भी कहा जाता है। तो आप देखते हैं दो भागों में विभाजित हो चुका है, जहां कुमाऊं में 6 जिले हैं वर्तमान में और गढ़वाल में 7 जिले हैं। अतः उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13 हो चुकी है। तो उत्तराखंड में जो शासन करने वाली इस समय शक्ति थी वो कौन सी थी? चंद थी। और चंद वंश का जो संस्थापक था वो हमने पढ़ा था, कौन था? सोमचंद था। ठीक है, और डब्ल्यू फ्रेजर नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में थोहर चंद को भी उल्लेख किया, पर हम मानते ज्यादातर किसको हैं? सोमचंद को ही मानते हैं। ठीक है, तो सोमचंद का यहाँ पर शासन चल रहा था और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी कहाँ थी? काली कुमाऊं में। अब काली कुमाऊं किसे कहा जाता है? तो चंपावत को। ठीक है, चंपावत के पास में चंपावती नदी बहती थी तो उसी कारण इसका नाम रखा गया था, या सोमचंद ने अपनी जो देवी थी अधिष्ठात्री देवी, उनके नाम पर हमारे चंपावत का नाम चंपावत रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी यहाँ पर चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ गढ़वाल के बारे में हम तो नहीं गए, पर हम बात कर रहे थे चंद वंश में। सोमचंदा आता है, आत्मचंदा आता है, सुधा चंदा आता है, संसार चंदा आता है, उद्यान चंदा आता है। तो हम इस तरीके से इनकी वंशावली के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और हमारे यहाँ पर जैसे आप जानते होंगे, यहाँ पर पिथौरागढ़ जिला है, यहाँ पर बागेश्वर जिला है, इस तरीके से यहाँ पर चंपावत है, यहाँ पर अल्मोड़ा है, यहाँ पर चंपावत है। ठीक है, और यहाँ पर उधम सिंह नगर है, और यहाँ पर नैनीताल है, यहाँ पर बागेश्वर है, ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुमाऊं मंडल को देखा। तो चंपावत में ही हम क्या कहते हैं कि हमारी यहाँ पर काली कुमाऊं है। ये किसके नाम से जाना जाता था? काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले बात की थी राजवंश के संस्थापक सोमचंद के बारे में। इनकी राजधानी काली कुमाऊं चंपावत में थी। अ रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक में इसे क्या बताया गया कि यहाँ का संस्थापक कौन था? थोहर चंद था, पर वास्तविक तौर पर कहा जाता है कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद ही था। ध्यान रखिएगा। तो हमने इसके बारे में कहा कि चंपावती इसकी इष्ट देवी थी और दो धड़ों में था मेहरा फतेयाल, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने आत्मचंद, संसार चंद, सुधा चंद, ये हरिचंद, वीणा चंद, फिर विलासी राजा था। फिर हमने गरुड़ ज्ञान चंद के बारे में बात की, उद्यान चंद, भारती चंद, और अगला हमारा आता था रतन चंद। रतन चंद के बाद हमने कीर्ति चंद भी पढ़ लिया था। फिर हमने भीष्म चंद भी पढ़ लिया था। ठीक है ना, और भीष्म चंद नहीं, हम कहाँ पढ़े थे? कीर्ति चंद। तो कीर्ति चंद के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे कल कि यह चंद्रवंश का एकमात्र ऐसा शासक था, यहां से हमने शुरू करना था, ये था हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, तो कीर्ति चंद हमारा पढ़ना था। तो हमने कीर्ति चंद के बारे में क्या कहा था कि यह गढ़वाल पर पवार वंश पर आक्रमण करने वाला क्या था? शासक था। तो वहां पर गढ़वाल का शासक, परमार शासक कौन था? यहाँ पर अजयपाल। जब आप गढ़वाल को पढ़ेंगे तो वहां के 37वें राजा के बारे में पढ़ेंगे, अजयपाल, जिसने पूरे गढ़वाल के 52 गढ़ों को एकत्रित किया था और वर्तमान में जिसका नाम गढ़वाल रखा गया। ठीक है, तो उस अजयपाल पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? हमारा चंद्रवंश का कीर्ति चंद था, जिसका शासनकाल 1488 ईस्वी से 1503 ईस्वी के आसपास का रहा है। समझ में आया? आगे हम बात करते हैं देघाट, चमोली वाले क्षेत्र में इसने कुमाऊं और गढ़वाल की इसे सीमा निर्धारित किया। किसे? देघाट को। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि
कुमाऊं और गढ़वाल की राजधानी को कीर्तिचंद के द्वारा कौन सी निर्धारित की गई? तो कौन सी थी? देघाट को। और यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। नाथ संप्रदाय को अपने अधिष्ठात्री देव के रूप में मानने वाला शासक कौन था? कीर्तिचंद था। ठीक है ना। इसके बाद एक नया शासक आता है जिसका नाम था भीष्मचंद। भीष्मचंद ने क्या कहा कि मैं चलो अपनी राजधानी को, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे कुमाऊं में हमारी जो राजधानी है वो कहाँ थी? चंपावत थी, काली कुमाऊं में थी। तो उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र, जैसे मैं आपको अभी दोबारा से दिखाऊं उस क्षेत्र को, अगर मैं आपको दिखाऊं इस क्षेत्र को, यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आप क्या पाते हैं कि आपको ये चंपावत का जो क्षेत्र है, इससे इधर की ओर आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? नेपाल का। तो नेपाल के राजा क्राचल देव, आपने इससे पहले भी देखा था, अशोक चल, ये सभी के सभी आक्रमण कर रहे थे, तो राजधानी को खतरा था। तो भीष्मचंद क्या सोचता है कि अपनी राजधानी को ये अल्मोड़ा में क्यों ना शिफ्ट करे, जो कि पूरे कुमाऊं का केंद्र बिंदु भी रहा करता था। तो भीष्मचंद के द्वारा योजना बनाई जाती है कि हमारी जो कुमाऊं की राजधानी है उसे कहां स्थापित किया जाए? उसे हमारे चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित करने की बात कही। तो योजना बनाई थी इसने, पर ये यहां पर आके क्या करता है? एक अपने लिए खगमरी किले का निर्माण करवाता है। ठीक है। अगला कहा इसने कि अल्मोड़ा में इसने किसका निर्माण करवाया? खगमरी किले का। कई बार पूछा गया है कि खगमरी किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो भीष्मचंद ने खगमरी किले का निर्माण करवाया। और इसने यहाँ राजधानी स्थानांतरित करने की योजना तो बनाई पर सफल नहीं हो पाया। इससे पहले एक खस राजा थे जिसका नाम था गजुआ ठिंगा। इसके द्वारा क्या होता है? भीष्मचंद के साथ युद्ध होता है और इसी युद्ध में भीष्मचंद मारा गया। भीष्मचंद की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और इस समय पर इसका जो गोद लिया पुत्र था जिसका नाम था बालो कल्याण चंद, तो नेपाल से यह अपना क्षेत्राधिकार के युद्ध के लिए उसे बालो कल्याण चंद को नेपाल भेजा था। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि कई सारे युद्ध होते हैं हमारे भारती चंद के साथ, हमारे डोटी सरकार के। तो उसके बाद क्या होता है कि उन सरकार के अधीन दोबारा से होना चंद वंश को गवारा नहीं था। तो उन लोगों ने स्वीकार किया कि क्यों ना मुझे अभी अपनी राजधानी को स्वतंत्र रखना चाहिए। तो बालो कल्याण चंद को ये नेपाल भेजता है और वहां उन सरकार, डोटी जो सरकार थी उसको दमन करने का काम करती है। तो बालो कल्याण चंद की अनुपस्थिति में हमारे भीष्मचंद का निधन हो जाता है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना। पर यह अल्मोड़ा जो राजधानी स्थानांतरित करने की इसकी योजना थी, ये क्या हो गई? असफल हो गई, स्थानांतरित नहीं कर पाया। तो इसकी जो इच्छा थी इसे पूरा करने का काम कौन करता है? बालो कल्याण चंद। ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया? के द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। कहां? अल्मोड़ा। किस वर्ष की गई थी? तो 1563 ईस्वी में। कई बार ये पूछा गया है कि अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन सा चंद शासक था? तो बालो कल्याण चंद। इसका शासनकाल 1560 से 1568 के बीच में रहा। ठीक है। तो शुरुआती दौर पर ये तो नेपाल पर था। ठीक है। फिर उसके बाद ये वापस आता है और खस राजा गजुआ ठिंगा, नाम भी इसका गजुआ ठिंगा है। ठीक है। गजुआ ठिंगा को क्या कर दिया इसने? मार दिया। अपने पिता का बदला लिया ना इसने, तो बदला लिया। और जब इसने अल्मोड़ा में राजधानी स्थानांतरित की तो लाल मंडी किला, जिसका नाम एक अंग्रेज फोर्ट मायरा था, उनके नाम पर क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। तो लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया? बालो कल्याण चंद ने करवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजधानी स्थानांतरित करने वाला चंद शासक कौन था? बालो कल्याण चंद। और कहां करवाया? अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा के बारे में एक जानकारी आप यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है। क्या लिखेंगे आप अल्मोड़ा के बारे में? कि अल्मोड़ा क्या है? पहली बात तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी है। दूसरा, इसी को क्या बोला जाता है? ताम्रनगर। और इसका नाम क्या है? चलमोड़ नामक घास के नाम पर रखा गया। चलमोड़ घास, इसे क्या करते थे? जो हमारा कटारमल मंदिर है ना, कोशिका कटारमल मंदिर, सूर्य मंदिर है, वहां के जो ताम्र बर्तन हुआ करते थे उन्हें धोने का काम क्या करते थे? तो वो घास बड़ी प्रसिद्ध थी। और ये धीरे धीरे भाषा टूटती है और अंत में क्या आ जाता है? इसका नाम अल्मोड़ा आ जाता है। यहाँ चंद्रवंश का जो राजा था, किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो बालो कल्याण चंद ने की थी।
अगला दोबारा से हम इस पर आते हैं और देखते हैं, तो खस राजा को इसने क्या कर दिया था, मार दिया था। और यहीं पर क्या हुआ था, हमारे बालो कल्याण चंद ने क्या किया था, लाल मंडी का किला, इसका निर्माण किया था। ठीक है, इसका क्या किया था, निर्माण किया था। और अगला हम क्या बात कर रहे हैं, इसके बाद जो इसका बेटा आता है, इसका बेटा कौन था, रुद्रचंद, बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक था। ठीक है, इसके मुगलों के साथ सौहार्दपूर्ण जो संबंध है वो थे। अब इसके काल को देखिए बच्चों, 1568 से लेके 1597 तक, और इसी समय पर हमारा जो मुगल सरकार था, कौन था, अकबर था। तो उससे ये मिलने के लिए जाता है, और मुगल सरकार जो वहां पर अकबर काम कर रहा था, अकबर को क्या करता है, ये अपना भेंट देता है, भेंट करता है। तो उसके द्वारा क्या करता है, इसको 84 माल का जो परगना है, 84 माल का परगना क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 84 लाख या 9 लाख या परगना इसी को कहा जाता था, तराई का क्षेत्र था मुख्य तौर पर। ठीक है, जैसे आप नाम देखेंगे यहाँ पर 21 महाल थे। महाल का मतलब क्या है, क्षेत्र। जैसे पहला गजरपुर, वर्तमान नाम क्या है इसका, गदरपुर। पूछा जा सकता है आपसे कि गदरपुर का पुराना नाम क्या था, मुंडिया, बाजपुर, सहजगीरपुर, जसपुर, कोटा, काशीपुर, बुक्साड़, रुद्रपुर। बुक्साड़ या इसी को भुक्साड़ भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को क्या हुआ था, जो हमारा अकबर था, मुगल सरकार था, उसने हमारे रुद्रचंद को क्या किया था, तोहफे में गिफ्ट कर दिया था। ठीक है ना। और आपसे अभी उत्तराखंड पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि गंगोली हाट का संस्थापक कौन था, पूछा गया था ना। अगर आपको याद होगा, अभी आपने उत्तराखंड का पेपर यदि देखा होगा, तो उसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हमारा गंगोली हाट का संस्थापक कौन था। तो गंगोली हाट के संस्थापक के बारे में क्या कहा जाता है कि गंगोली का अधिग्रहण तो किया था बालो कल्याण चंद ने। तो गंगोली हाट का संस्थापक कौन है, सुजान देव है, सुजान देव। तो वर्तमान में क्या हो जाता है कि उसका उस क्षेत्र का भी, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। ठीक है, जो मां हाट कालिका के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो उस क्षेत्र का संस्थापक कौन था, राजा सुजान देव। ठीक है, तो उसका भी अधिग्रहण कौन करता है, बालो कल्याण चंद। ये टॉपिक मुझे अभी अचानक से याद आ गया, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला मैं क्या कह रहा हूं, 84 माल का परगना, एक हिसाब से आप इसको समझ लीजिए, तराई का, उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है। ठीक है, इन क्षेत्रों को क्या कर दिया था, गिफ्ट में दे दिया था, किसको, राजा रुद्रचंद को। और 21 महाल, 21 परगने हुआ करते थे जो तराई के, इनका वर्णन यहाँ पर किया जाता है कि राजा अपने उल्लेख करते थे। इसका जो हमारा उल्लेख मिलता है, इनके जो हमारे मुगल दरबार के जो हमारे पौराणिक इनके सॉरी जो मुगल दरबार के जो इनके अपनी आत्मकथाएं हैं, इनकी जो कहानियां हैं, वहां पर इनके बारे में क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। तुजू के जहांगीरी में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। फिर हम देखते क्या है अगला कि रुद्रचंद के समय पर फिर क्या होता है, इसने थल जो कि पिथौरागढ़ में है, वहां के प्रसिद्ध शिव मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। रुद्रचंद ने, बहुत ही प्रश्न पूछा गया है आपसे कई बार कि थल के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो रुद्रचंद ने करवाया। अगला, इसका जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत मारा गया, कहां पर, ग्वालदम के युद्ध में। अब ग्वालदम का युद्ध बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ग्वालदम का जो युद्ध है, ये किस किसके बीच में होता है, ठीक है, ये होता है बलभद्र शाह, और यहां कुमाऊं पर कौन था, रुद्रचंद। तो रुद्रचंद तो था, पर इसका सेनापति कौन था, पुरुषपंत या पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, मर जाता है। इसका जो यहाँ पर सहायता करता है एक खस राजा था, वो क्या करता है, इसकी सहायता करता है। अंत में रुद्रचंद अपना बदला लेता है और हमारा बागनाथ के मंदिर के आसपास जो हमारे खस रह रहे थे, उनका भी यहाँ पर दमन कर देता है, उसका बदला ले देता है। ठीक है ना। और जो हमारा रुद्रचंद है, रुद्रचंद के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे एक है उषा रागोदया, ययादि चरितम, ठीक है, सैनिक शास्त्र और धर्म निर्णय। तो ये पुस्तकें किसकी हैं, हमारे ये पुस्तकें हैं किसकी हैं, रुद्रचंद की। ये सारे नोट कर लेना, उषा रागोदया, ययादि चरितम, सैनिक शास्त्र और धर्म निर्णय किसकी पुस्तकें थी, आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो हमने कहा कि इसका जो पुस्तकें हैं उनका नाम क्या है, सैनिक शास्त्र, उषा रागोदया, ययादि चरितम और धर्म निर्णय। ठीक है, तो हमने देखा, तो हमारा जो 1591 है, 81 के आसपास हमारा क्या होता है, ग्वालदम का युद्ध, इसी को बधाणगढ़ का युद्ध कहते हैं। ठीक है ना,
बधानगढ़ का युद्ध कहते हैं। तो इसमें इसका सहायक कौन था? तो मैंने कहा ना अभी खस राजा है, खस राजा कौन था? सुखालदेव। तो फिर इसको क्या कर देता है? रुद्रचंद बाद में मार देता है, क्योंकि उसका जो प्रमुख सेनापति है ना, हमारा जो पुरुषोत्तम पंत है, उसे जैसे ही मार दिया था तो राजा को आहत पहुंच गया कि मेरे पुरुषोत्तम पंत जो सेनापति, इतने प्रसिद्ध प्रख्यात सेनापति थे, उन्हें मारा कैसे गया। और ये शासक कहाँ का था हमारा? तो जो हमारा बागनाथ मंदिर है, बागनाथ का जो क्षेत्र है, वहां पर कत्यूर या हमारे खस जो थे प्रसिद्ध मात्रा में रहा करते थे। तो उन्हें उस स्थान पर क्या कर दिया गया? मार दिया गया। आगे हम बढ़ते हैं, इनके द्वारा एक महल का भी निर्माण किया गया। ठीक है, याद आ रहा है? इसका महल है, एक मल्ला महल का निर्माण करवाता है। तो रुद्रचंद किसका निर्माण करवाता है? ठीक है, हाँ, तो रुद्रचंद ने क्या करवाया? मल्ला महल का निर्माण करवाया। ठीक है, मल्ला महल का निर्माण किया। कहाँ है ये? अल्मोड़ा में। ठीक है ना, अल्मोड़ा के बाजार से थोड़ा सा ऊपर पर है, कभी आप अगर जाएंगे तो। ठीक है, इसकी पुस्तकों का नाम क्या है? उषा रागोदया सैनिक शास्त्र। ठीक है, ये सैनिक शास्त्र बच्चों पक्षी आखेट पर आधारित है। आखेट पर आधारित। ठीक है, ययाति चरितम और धर्म निर्णय, ये इसकी पुस्तकें होगी। मल्ला महल का निर्माण हो गया। और अकबर से मिलने कहाँ जाता है ये? लाहौर। लाहौर कहाँ है वर्तमान? पाकिस्तान, वहां गया। ठीक है ना। और अकबर ने इसे क्या किया? 84 माल का परगना तोहफे में दिया। और इसी 84 माल के परगने को मुस्लिम इतिहासकारों ने, ठीक है, एक तो इसी को क्या कहा जाता है? नौलखिया परगना। नौलखिया परगना, क्योंकि 9 लाख रुपए की आय यहां से प्राप्त होती थी। ठीक है, और उसी के साथ इसी को क्या कहा जाता है? दामन ए कोह। दामन ए कोह। ये बच्चों ये नाम किसके हैं? हमारे 84 माल का परगना जो तराई भाग है ना, उसी को कहा जाता है। तो ये मुख्य इसके क्या है? प्रमुख बिंदु हैं। और इसी के साथ एक पॉइंट और लिख लो कि इसी के काल पर क्या होता है? ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का या बधानगढ़ का, चमोली में है ना अभी, बधानगढ़ का युद्ध होता है। अभी किसके किसके बीच में होता है? तो चंद और पंवार। पंवार या परमार। चंद शासक कौन था? रुद्रचंद। रुद्रचंद का सेनापति कौन था? पुरुषोत्तम पंत। पंवार शासक कौन था? बलभद्र शाह। और इसका सहायक कौन था? सुखालदेव, खस राजा सुखालदेव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे किसके लिए हो गए? रुद्रचंद के लिए। इसका महल आप मुख्य तौर पर क्या करेंगे? याद रखेंगे। और थल के शिव मंदिर का भी आप याद करेंगे। ठीक है, अगला इसी का पुत्र आता है लक्ष्मी चंद। अब लक्ष्मी चंद क्या करता है बच्चा? कि लक्ष्मी चंद के द्वारा गढ़वाल पर 7 बार, 7 नहीं 7 बार आक्रमण, ठीक है, 7 बार मानसा के काल में आक्रमण किया गया। बार बार आक्रमण करता है और ये छुप जाता था फिर। तो जिस कारण इसको क्या कहा जाता था? लखुली बिराली। इसी का उपनाम क्या था बच्चों? इसका उपनाम क्या था? इसका उपनाम क्या था? यहां पर लिख लेते हैं। इसका जो उपनाम है क्या था? लखुली बिराली। जैसे बिल्ली छुप के जाती है ना। और इसी के किले का नाम क्या था? शालबुंगा किला। शालबुंगा किला कहा जाता था। किसका? हमारे लक्ष्मी चंद की। इसका भाई का नाम क्या था? शक्ति गोसाई, जो कि जन्मांध था, मतलब जन्म से अंधा था। ये इसके पर विद्वान बहुत था। ठीक है ना। रुद्रचंद के बेटे विवाह करते थे। सबसे छोटे लक्ष्मी चंद थे, बड़ा बेटा शक्ति गोसाई था, पर शक्ति गोसाई जन्मांध था, जन्म से अंधा था। तो वो क्या करता था? इसकी सहायता पर बुद्धिमान बहुत था। तो भूमि प्रबंधन, ठीक है, लैंड जो हमारा
कंजर्वेशन है उस पर फोकस करता था, टैक्स सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत किया करता था। इसने ऐसे ऐसे कुमाऊं के लोगों पर ऐसे ऐसे कर लगवाए थे जिससे कुमाऊं की जो जनता है वो बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो गई थी। उन लोगों को जमीन पर अगर वो कोई भी अनाज खेती कुछ भी उगाते हैं तो उन लोगों को डर लगता था कि कहीं राजा आएगा और हमारा सारा राशन न ले जाए। ठीक है, जिस कारण फिर क्या हो जाता है, लोग अपने छतों पर राशन उगाते हैं, छतों पर सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लक्ष्मी चंद के समय पर हो जाता है। 1602 में इसने क्या किया, बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, उसका जीर्णोद्धार करवाया। इसने 2 कचहरियां बनवाई, एक तो थी हमारी क्या न्योवाली, दूसरी थी विष्टाली। इसका मतलब क्या था, जो आम जनमानस के लिए था, आम जनमानस के लिए जो हमारी न्याय प्रणाली चलती थी उसे क्या कहते थे, न्योवाली कहते थे। और जो सैनिक थे, सैनिकों की जो न्यायालय हुआ करता था, सैनिकों का न्याय कहां पर मिलता था, उसे विष्टाली के अधीन मिलता था। ठीक है ना, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला हम क्या देखते हैं कि हमारा एक शासक फिर आता है, बाज बहादुर चंद। कौन आता है, बाज बहादुर चंद। ये किसके समकालीन शासक है, यह मुगल शाहजहां के समकालीन शासक है। और शाहजहां ने इसे किसकी उपाधि प्रदान की थी, बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है ना, और इसे तराई का जो जमींदार है वह नियुक्त किया था। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि तराई का जमींदार था। तराई हमारा उधम सिंह नगर या बाजपुर, तराई का जितने भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों का जो जमींदार है उसे बाज बहादुर चंद को नियुक्त किया गया था। अगला, बाज बहादुर शाह ने क्या किया था, बाजपुर नगर की स्थापना की थी। चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बाजपुर शहर की स्थापना की थी। मानसरोवर यात्री और तिब्बत भूटांतिक जो व्यापार की बाधाओं से मुक्त करने के लिए यात्रियों के लिए इसने गूंठ भूमि प्रदान की थी। गूंठ भूमि क्या होती है, किसी भगवान के लिए जो हमारे द्वारा दान की जाती भूमि है उसी भूमि को क्या कहते हैं, गूंठ भूमि कहा जाता है। ठीक है ना, तो गूंठ भूमि को क्या किया था, दान किया था। और इसके दरबार में दारा सिको के जो पुत्र थे सुलेमान सिको आते हैं। और जब आपने सुना होगा औरंगजेब और दारा सिको के बीच में सत्ता का युद्ध होता है, तो उस समय पर दारा सिको का जो पुत्र था सुलेमान सिको, उसे दारा सिको बोलता है कि आप पर्वतीय अंचलों में चले जाओ, हमारे पिता ने, हमारे दादाओं ने उन्हें बहुत ज्यादा जमीन दी है या बहुत ज्यादा तोहफे दे रखे हैं, तो वो लोग आपकी सहायता करेंगे। तो वो अपने बेटे सुलेमान सिको को कुमाऊं भेजता है, क्योंकि कुमाऊं के शासक को, जैसे आपने अभी देखा रुद्रचंद को क्या बोला गया था कि बाज बहादुर चंद को जमींदार बोला गया है, ये शाहजहां ने। और उससे पहले बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद को उनके जो अकबर थे, अकबर ने क्या दिया था, जमीन दी थी। ठीक है ना, 21 महाल प्रदान किए थे। तो सोचा कि वो क्या करेंगे, उनकी सहायता प्रदान करेंगे। पर सहायता प्रदान करने के अब ये तो क्या बनना चाहता था, उसे पता था बाज बहादुर चंद को कि मुगल सम्राट अब कौन बनने वाला है, औरंगजेब बनने वाला है। तो उसी समय उनके बेटे सुलेमान सिको को वो बोल देता है, तोहफे देता है और कहता है कि आप एक काम करो, गढ़वाल के शासक के पास जाओ और गढ़वाल के शासक आपको शरण अवश्य प्रदान करेंगे, तत्पश्चात आप वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये वहां से दरबार में शरण लेने के लिए गया, तो राजा ने उसे उपहार देकर श्रीनगर पंवार शासक के पास भेज दिया। और वहां पर शासन कर रहे थे पृथ्वीपति शाह, और पृथ्वीपति शाह उन्हें शरण देते हैं और शरण देने के पश्चात वहां पर वो रहता है। ठीक है, फिर औरंगजेब का वहां पर युद्ध होता है। ठीक है ना, फिर हमने देखा बाज बहादुर चंद के बारे में। बाज बहादुर चंद ने तो ये शासन कर दिया भाई, बाजपुर नगर का निर्माण कर दिया। फिर हमारा क्या होता है कि, और जब अटैक होता है, उसका हमला होता है हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रों में, तो क्या करता है, मुगल बादशाहों की तरह अपने दरबार को भी सजाता है। मुगल बादशाहों से इतना प्रसन्न था ये कि अपने दरबार को मुगल दरबार की भांति, दरबार की भांति सजाया। ठीक है, मुगल से इतना प्रसारित, इतना प्रसन्न था ये, उन्हीं की तरह अपना सब कुछ अपनाना चाहता था, जैसा मुगल कहते थे उन्हीं के साथ अपना सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए थे इसने। ठीक है ना, और अगला शासक हमारा कौन आता है, इसके बाद जगत चंद। ठीक है, हाँ, और जगत चंद के बाद कुछ हमारे आते हैं। इन टॉपिक्स को हम करेंगे कल। आज के लिए बस हम बाज बहादुर चंद तक रुक जाते हैं, बाकी आप कल के लिए और अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।